तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही थी पाइथन की, तो ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। एंड इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या कवर अप करने वाले हैं देखो आज, जो कि होने वाले हैं। जैसे टॉपिक्स आज क्या-क्या कवर होंगे, पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? और हो सकता है कि इससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हों, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। अब देखो, एक चीज़ समझो ध्यान से, ठीक है? जैसे एक घर बनता है, ठीक है? तुम्हारा घर है, तुम उसमें रह रहे हो, ठीक है? तो उस घर में जैसे वो घर बनाने में हर एक ब्रिक का बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? बहुत बड़ा रोल होता है हर एक ब्रिक का, क्योंकि अगर उसमें से एक ब्रिक भी खराब हो गई, तो तुम्हारा पूरा घर बिखर सकता है, ठीक है? अब वैसे ही ब्रिक बाय ब्रिक जैसे तुम्हारा घर बनता है, वैसे ही ब्रिक बाय ब्रिक ये जो तुम चीज़ें पढ़ रहे हो ना, जैसे पाइथन में टोकन्स, वेरिएबल्स, ये वो ब्रिक्स होती हैं, ठीक है? ये वो ब्रिक्स हैं जो तुम्हें पाइथन में हेल्प करेंगी फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए, ओके? सो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं भाई कि पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है? तो जैसे हम ये पढ़े इन्फॉर्मेशन जो इधर गिवन है, पाइथन सोर्स कोड इज डिवाइडेड इनटू टोकन्स, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरप्रेटर, ठीक है? सो जैसे मैंने तुम्हें बिल्डिंग ब्लॉक का एग्जांपल दिया था कि ब्रिक्स हो गई, ठीक है, जो तुम घर बनाने में इस्तेमाल करते हो, वैसे ही जो है वो टोकन्स होते हैं, ठीक है? टोकन्स जो है वो पाइथन की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि तुम्हारे प्रोग्राम को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? अब जो एक टोकन होता क्या है एक्चुअली में? टोकन, जैसे तुमने एटम पढ़ा होगा साइंस के अंदर, ठीक है, कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वैसे ही टोकन है। टोकन क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, या फिर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट बोल सकते हो उसको तुम, एक सोर्स कोड के अंदर। सोर्स कोड मतलब जैसे तुम अपना कोड लिखते हो नॉर्मल, कल जैसे हमने एडिशन का कोड लिखा था, है ना? तो वो जो कोड है वही एक्चुअली में, उसी को हम सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है? सो देखो, अब जो टोकन है ना, वो कोई एक सिंपल चीज़ नहीं है, कोई सिंपल टर्म नहीं है, ठीक है? टोकन के टाइप्स होते हैं, ठीक है? अब जैसे टोकन के क्या-क्या टाइप्स हैं, देखो, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और डेलिमिटर्स होते हैं। अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली में होते क्या हैं ये कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सब, ठीक है? तो देखो, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है? कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है? जैसे कि ये वो वर्ड्स होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड है पाइथन के अंदर, इनको तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपने कोड के अंदर। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है? सो हम खोल लेते हैं भाई अपना वीएस कोड, एंड ये हमारा कल वाला था, ठीक है? अब पाइथन में जैसे इफ़ होता है, एल्स इफ होता है, ये सब चीज़ें तुम्हें आगे पता चलेंगी कि इफ़ किस लिए यूज़ होती है, एल्स इफ किस लिए यूज़ होती है, सॉरी एल्स इफ नहीं, एल्स इफ किस लिए यूज़ होती है, एल्स किस लिए यूज़ होती है, ठीक है? ट्रू का क्या मतलब होता है, व्हाइल क्या होता है, फॉर क्या होता है, इनका तुम्हें आगे मतलब पता चलेगा। अब ये क्या है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं पाइथन के अंदर, इनको तुम यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? अभी जैसे सपोज़ चेक करके देखते हैं, ठीक है? तो जैसे ये ए है, तो इसका नाम मैं इफ़ रख देता हूँ, ठीक है? इफ़ मैंने इधर नाम रख दिया, ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? मैंने इसको रन किया, ठीक है? तो देखो तुम क्या आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है, ठीक है? सबसे पहले सिंटैक्स समझते हैं, सिंटैक्स होता क्या है एक्चुअली में। सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। अब जैसे तुम अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे आगे जाके, जैसे जावा हो गई और सी हैश हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, तो सबका सबके अंदर तुम्हें सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका, कि तुम्हें प्रोग्राम लिखना कैसे है, ठीक है? अब जैसे इधर ये प्रिंट है, ठीक है? तो प्रिंट में अगर मान लो तुमने ये ब्रैकेट गायब कर दिया ना, ये राइट साइड वाला ब्रैकेट गायब कर दिया, तो एक गड़बड़ हो गई, ये चलेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स बोलते हैं हम इसको। मतलब जो तुम्हें एक सिंटैक्स को एक स्ट्रक्चर समझ लो, या फिर एक मैनर टाइप समझ लो जिसको तुम्हें फॉलो करना है। एक स्ट्रक्चर समझ लो जिसको तुम्हें फॉलो करना है कोड को लिखते टाइम, ठीक है? वो होता है हमारा सिंटैक्स।
अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुमने सिंटैक्स सही से नहीं लिखा। मतलब तुमने जो ये लिखा है वो सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों फॉलो नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे इफ जो है वो एक कीवर्ड है, ठीक है? अभी आइडेंटिफायर तुम्हें समझ में आएगा, मैं बताऊंगा इसी में है वो, तब जाके मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा, ठीक है? ये तो एक एग्जांपल हो गया इसका कीवर्ड का, कि कीवर्ड क्या होते हैं? फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं जिनका फिक्स्ड मीनिंग होता है पाइथन के अंदर, ठीक है? उनको तुम आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर्स मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। इसको सही कर देते हैं कोड को। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, देखो मैंने नॉर्मल कर दिया इसको, तो ये रन हो रहा है और यहाँ पे 60 प्रिंट हो रहा है, ठीक है? 60 डिस्प्ले हो रहा है। अब हम चलते हैं भाई अपने दूसरे उसके ऊपर, तो अब देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है? आइडेंटिफायर्स वो होते हैं भाई जो अ, नाम होते हैं, जो तुम अपने वेरिएबल्स को, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, जो क्लासेस होते हैं, उनको देते हो, ठीक है? अभी वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, क्योंकि जैसे मैथ्स है, तुमने उसमें वेरिएबल्स पढ़े हैं कि एक्स हो गया, वाई हो गया, तुमने उसके साथ काफ़ी इंटरेक्शंस किए हैं कि एक्स एंड वाई के साथ में, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 दे दिया, बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो वेरिएबल्स भी वैसे ही हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स जो हैं कंटेनर्स होते हैं, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस मान लो उसको, जो कि अपने अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे ए बी सी है, ये तीनों जो है वो वेरिएबल्स हैं। देखो अगर मैं अब लिख रहा हूँ, मतलब जस्ट मैंने होल्ड किया अपना कर्सर को, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये वेरिएबल है, ठीक है? ए क्या है? वेरिएबल है। बी क्या है? वेरिएबल है। सी क्या है? वेरिएबल है, ठीक है? क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। और ये प्रिंट पे जो मैंने होल्ड किया हुआ है, तो ये क्या है? फंक्शन है, ठीक है? तो ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे कंटेनर्स भी बोल सकते हो उसको तुम, जो अपने अंदर कुछ वैल्यू को कंटेन करे, होल्ड करे या फिर स्टोर करे, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। जैसे ए बी सी ने कुछ, ए ने अपने अंदर 10 को स्टोर किया हुआ है, तो ए क्या है? वेरिएबल है। बी ने अपने अंदर 20 को स्टोर किया हुआ है, तो वो क्या है? वेरिएबल है। सी ने अपने अंदर 30 को स्टोर किया हुआ है, तो वो भी एक वेरिएबल है, ठीक है? वैसे ही एक्स और वाई हो गया, एक्स और वाई भी कुछ ना कुछ अपने अंदर स्टोर करता है ना, कुछ वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है, तो वो भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है? जैसे ये हो गया, अब जैसे इन्होंने देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि 10 हो गया, तो 10 अगर किसी वेरिएबल है, ए इक्वल्स टू 10 लिखा, तो ए मेरा वेरिएबल हो गया, ठीक है? हेलो, अभी जो मैसेज हेलो है, ये किसी वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया, सपोज जेड इक्वल्स टू हेलो लिखा है, तो वो जेड मेरा वेरिएबल हो जाएगा। डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, जैसे ये 10 है, ठीक है? ये इंटीजर टाइप है। ये हेलो है, इसको हम स्ट्रिंग टाइप बोलते हैं। ये 3.14 है, इसको हम फ्लोट बोलते हैं, ठीक है? डेटा टाइप्स आगे आएंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ। जैसे इंटीजर में आ गए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स वो इंटीजर टाइप होते हैं, ठीक है? दूसरा ये हेलो है, तो हेलो जैसे मतलब स्ट्रिंग टाइप को ऐसा समझ लो भाई कि तुम इंग्लिश में तुमने डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दिया, वो तुम्हारा स्ट्रिंग है। सिंपल में एकदम, एकदम मतलब ज़्यादा हैवी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा, एकदम सिंपल में बताऊँ तो, अगर तुम ये जो डबल कोट्स हैं, इनके बीच में कुछ भी लिख दो इंग्लिश के अंदर, वो तुम्हारा इंग्लिश में चाहे कुछ, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो उसके अंदर, वो तुम्हारा स्ट्रिंग हो जाता है। बस वो ये जो डबल कोट्स है ना, इनके अंदर होना चाहिए। अगर वो इनके अंदर है तो वो तुम्हारा स्ट्रिंग है, ठीक है? फिर आता है ये फ्लोट, ठीक है? जैसे ये 3.14 है, तो ये एक फ्लोट है, ठीक है? अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट जैसे डेसिम, देखो ये अपना इंटीजर है। इंटीजर में जैसे तुमने डेसिमल वैल्यूज पढ़ी हुई है कि अगर 10.1 लिखा है, कहीं पे 10.2 लिखा है ना? तो वो क्या होती हैं? वो पाइथन के अंदर हम उनको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। फ्लोट वैल्यू मतलब जिसमें डेसिमल या फिर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ रही है, जैसे 3.14, तो 3 में पॉइंट के बाद 14 आ रहा है, तो डेसिमल वैल्यू इंक्लूड हो रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो इंक्लूड हो रही है। तो ऐसी जो भी वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू ये इंक्लूड होती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है? ठीक है? अब आइडेंटिफायर्स मैंने तुम्हें बता दिया कि नेम होते हैं जो कि दिए जाते हैं वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, ठीक है? अब देखो, सॉरी, कीवर्ड्स मैंने क्लियर कर दिया था, आइडेंटिफायर्स मैं बताता हूँ तुम्हें, वेरिएबल्स मैंने बता दिया था तुम्हें, ठीक है? आइडेंटिफायर्स बताता हूँ अब।
तो जो वेरिएबल्स मैंने तुम्हें पहले इसलिए बताया क्योंकि उसके लिए तुम्हें आइडेंटिफायर जानने के लिए तुम्हें वेरिएबल पता होना चाहिए, ठीक है। अब जानते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर वो होता है जो तुम नाम देते हो किसी वेरिएबल को। अब जैसे वेरिएबल है, ठीक है, हमने इधर देखा VS कोड के अंदर कि जैसे ये है, देखो ए है, तो ए ने अपने अंदर कुछ वैल्यू स्टोर कर रखी है, ठीक है, तो ये वेरिएबल है। अब ए मेरा वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब जो वेरिएबल को हम जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। नेम होता है जो वेरिएबल को दिया जाता है। अब जैसे इसका नाम मैं सपोज ये ए था, मतलब इसने अपने अंदर 10 को स्टोर किया हुआ, मैंने इसका नाम एप्पल रख दिया, एप्पल रख दिया, तब भी ये सही है, ठीक है, तब भी ये सही है, तब भी सही है। ये को पायलट की वजह से हो रहा है क्योंकि को पायलट सजेस्ट कर रहा है भाई कि इसका नाम बनाना रख ले, इसका नाम चेरी रख ले, लेकिन ये तब भी सही है, ठीक है। ओ सॉरी, क्योंकि मैंने इधर एप्पल मेरे को लिखना पड़ेगा ना इधर। अब देखो, हम इसको रन करके देखते हैं। देखो रन हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एप्पल लिख दिया था लेकिन यहाँ पे ए था पहले से, तो उस वजह से ए हट गया था, एक्चुअली में ए डिलीट हो गया था, ठीक है। अगर तुम यहाँ से कुछ हटा देते हो ना, अगर मान लो पहले यहाँ पे ए लिखा था, तुमने अब एप्पल लिख दिया, तो ए जो है वो उस मेमोरी से ही हटेगा तुम्हारी, जिससे अगर तुम ए को एक्सेस करना चाहोगे तो तुम ए को एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने एप्पल लिख दिया, तो बेसिकली जो नाम होता है जो तुम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन को देते हो, है ना, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। अब हम सब समझते हैं कि लिटरल क्या होता है। लिटरल जैसे मान लो कि फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है एकदम, जैसे 5 हो गया, ठीक है, तो 5 भाई फिक्स्ड है ना, 5 चेंज थोड़ी हो रहा है। 3.14 है, 3.14 भी फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं a इक्वल्स टू 5 लिख दूं तो a की वैल्यू तब तक तो फिक्स्ड ही रहेगी जब तक मैं उसको चेंज ना करूं, है ना। अब 5 क्या है, मेरी कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि 5 चेंज नहीं हो रहा ना भाई। 5 ऐसा नहीं है कि 5 6 में बदल रहा है या 6 ऐसे उसमें बदल रहा है, ग्राफ नहीं है ये कोई, समझ रहे हो तुम। ये ग्राफ नहीं है कोई कि 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, ये सब हो रहा है। तो जो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं कोड के अंदर, जैसे 10 हो गया, जैसे कोई स्ट्रिंग हो गया, जैसे कोई फ्लोट टाइप हो गया, है ना, 3.14, तो उनको हम बोलते हैं लिटरल्स, ठीक है। अब समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये काफ़ी डिवाइडेड हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इधर लिखा हुआ है कि सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस, ठीक है। सिंबल्स मान लो इनको, या फिर ऑपरेटर्स, हाँ सिंबल्स ही होते हैं ये, जो कि टास्क को या पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हें 2 नंबर को ऐड करना है तो तुम प्लस का यूज़ करते हो, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो तुम माइनस का यूज़ करते हो। ये इक्वल्स टू क्या है, देखो इक्वल्स टू का मतलब होता है कि एकदम बराबर है कोई चीज़। जैसे अगर मैं लिख दूँ 4 इज इक्वल्स टू 4, इसका मतलब है कि 4 एकदम 4 के बराबर है, मतलब 4 इक्वल्स टू 4, कि 4 मेरा बराबर है। वो होता है कि LHS इक्वल्स टू RHS, वही है ये, ठीक है। इसको कंडीशंस फॉलो करने के लिए, कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे इफ़ क्या होता है, इफ़ में कंडीशन लगा के चेक करेंगे तो उसके अंदर तुम इसका यूज़ करोगे, ठीक है। उसके अंदर तुम इसका यूज़ करोगे। एक होता है नॉर्मल इक्वल्स टू। नॉर्मल इक्वल्स टू का काम जो है क्या होता है कि तुम उससे असाइन करते हो वैल्यू को, जैसे नॉर्मल इक्वल्स टू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है वैल्यू को। जैसे कि यहाँ पे ए, जैसे b इक्वल्स टू 20 लिखा है, तो ये नॉर्मल इक्वल्स टू है, इसका मतलब है कि तुम वैल्यू को असाइन कर रहे हो। अगर मैं इधर b इक्वल्स टू लिख देता ना, तो इसका मतलब है कि b मेरा एकदम 20 के इक्वल है, लेकिन 20 मेरी कांस्टेंट वैल्यू है और b क्या है, मेरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल कभी भी कांस्टेंट के बराबर हो नहीं सकता, तो ये देखो ये एरर देगा। अभी देखो, नेम b इज नॉट डिफाइंड, b का नेम डिफाइंड नहीं किया गया है, ठीक है। अब ने बी तो है, बी तो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको मैंने कुछ असाइन नहीं किया है, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो ये बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो तुमने असाइन ही नहीं की है। तो अगर मैं इसको
एक इक्वल्स टू को काट दूँ, ठीक है? अब इसमें b की वैल्यू जो है वो असाइन हुई है एक्चुअली में, ठीक है? एक और चीज़ है कि जब भी तुम पाइथन या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो तो तुम खुद से एक्सपेरिमेंट करो। जैसे अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। तो जैसे तुम इक्वल्स टू और 20 के बीच में कितने भी गैप्स रख लो तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर ये मे पाइथन जो है वो मेनली अपने जो भी मतलब इनपुट है उसको ही कंसिडर करता है। अब क्योंकि हम वीएस कोड का यूज़ कर रहे हैं तो उस वो भी हेल्प कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है? अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट आता है भाई डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स ये होते हैं भाई जो कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए क्या मतलब है इसका, ठीक है? अब देखो आगे जाके ना तुम काफ़ी स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हो। जैसे मैंने एक लिस्ट बता दिया तुम्हें कि तुम डबल कोट्स का यूज़ करते हो, है ना? डबल कोट्स के अंदर तुम कुछ भी लिखोगे तो उसे स्ट्रिंग में कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही आगे चल के टपल्स आएंगे। टपल जो होगा वो इसको यूज़ करता है, इसको बोलते हैं पेरेंथीसिस, ठीक है? टपल्स इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट पढ़ोगे तुम, लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट इसको यूज़ करते हैं, इसको तुम चाहे स्क्वायर ब्रैकेट्स बोल लो, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट्स इसको हम बोलते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं वो। फिर हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी करली ब्रेसेस का यूज़ करता है, ठीक है? इफ़ कंडीशंस हो गई, ये जो इफ़ कंडीशंस होती हैं, है ना? इन सब में तुम इसका यूज़ करते हो। फॉर लूप हो गए, ये होता है कॉलन, इसका यूज़ करते हो तुम, ठीक है? तो डेलिमीटर्स वो होते हैं जो कि सिंबल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर कोड को यूज़ करते हैं, जैसे कि पेरेंथीसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना? नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो अब कीवर्ड्स मैंने तुम्हें बता दिया जिनका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन के अंदर, ठीक है? कीवर्ड्स देखो यहाँ पे। अब पाइथन जो है ना भाई, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है? भाई केस सेंसिटिव मतलब अगर इसमें मान लो छोटा इफ है, कैपिटल इफ है, तो कैपिटल इफ का मतलब अलग है और बड़े वाले ये जो बड़ा वाला इफ है, देखो इन दोनों इफ का मतलब जो है वो सेम नहीं है, मीनिंग जो है वो सेम नहीं है पाइथन के अंदर, ठीक है? इसका अलग मीनिंग है, इस ये जो है ये वैलिड है, ये जो कीवर्ड है वो वैलिड है क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर, ठीक है? ये पाइथन के अंदर पे होता है, ठीक है? अब ये जो है इफ, ये कीवर्ड नहीं है, ये एक आइडेंटिफायर की तरह एक्ट करेगा क्योंकि ये एक्चुअली में कीवर्ड नहीं है, तो तुम इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कीवर्ड का फिक्स्ड मीनिंग होता है, ठीक है? इनको तुम रीडिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया था कि मैंने इफ़ की वैल्यू इफ़ की वैल्यू 10 रखने की कोशिश की थी तो हमने वो नहीं कर पाए थे, ठीक है? ये कीवर्ड्स के रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं। देखो अब आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर क्या थे कि नेम होते हैं जो कि हम वेरिएबल्स को देते हैं, ठीक है? तो ऐसा समझो कि उनके लिए भी तुम्हें रूल्स होते हैं कि उनका तुम नाम लिखोगे कैसे, उनके नेम्स लिखने के भी रूल्स होते हैं, ठीक है? अब तुम्हारा जो वेरिएबल का जो नाम होगा, जो भी वेरिएबल का नाम होगा ना, वो चाहे ए टू जेड, ये जो बड़ा वाला ए टू जेड होता है इससे स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये जो छोटे वाले ए टू जेड है इनसे स्टार्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक चीज़ ये है कि तुम्हारा जो नाम होगा ना उसका वेरिएबल का, वो जो है किसी भी लेटर, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी नंबर से डिजिट नहीं स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे तुम लिख दो 1 = 10 तो वो गलत होगा, ठीक है? वो गलत है। अगर तुम लिख देते हो 10 लिख देते हो तो वो सही है तुम्हारा, ठीक है? मतलब लेटर के बाद डिजिट यूज़ कर सकते हो लेकिन डिजिट्स लेटर से पहले तुम डिजिट नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तीसरा पॉइंट है कि भाई तुम किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दे दिया तुम्हें ऑलरेडी कि मैंने इफ़ इक्वल्स टू 10 रखने की कोशिश की थी जो कि एरर दे रहा था, तो हम वो नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है? अब अब एक और चीज़ है कि इसमें तुम स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे एट द रेट हो गया, है ना?
डॉलर सिंबल हो गया, इनका यूज़ नहीं कर सकते हो नेम लिखने के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के, इसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर जैसे जैसे तुम्हारे कीबोर्ड में एक माइनस होता है ना, माइनस करने का जो साइन होता है, माइनस करने का जो सिंबल होता है, उस पे जब तुम शिफ्ट दबा के शिफ्ट शिफ्ट और प्लस उसको दबाओगे तो अंडरस्कोर तुम्हारा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। वो होगा तुम्हारा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के साथ में तुम अपने वेरिएबल का जो नाम होगा, सॉरी आइडेंटिफायर, हाँ वेरिएबल का जो नाम होगा वो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अंडरस्कोर को तुम यूज़ कर सकते हो, चाहे तुम स्टार्टिंग में इसको यूज़ कर लो, चाहे एंड में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ पहले क्लियर कर दी कि केस सेंसिटिव है तो फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है। बड़े में और छोटे में मतलब अलग अलग होता है दोनों का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं। नेमिंग रूल्स देखो, अगर मैं वाई अंडरस्कोर वर लिख देता हूँ, वैर लिख देता हूँ तो ये सही है। अंडरस्कोर काउंट सही है, ठीक है। टोटल वन सही है। फर्स्ट नेम सही है। अंडरस्कोर टेम्प टू सही है क्योंकि डिजिट बाद में आ रहा है, ठीक है। अंडरस्कोर पहले आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर पहले आ सकता है, अंडरस्कोर पहले आ सकता है, लेकिन डिजिट हमेशा बाद में ही आएगा, ठीक है। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते तुम। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स वायलेट नेमिंग रूल्स, ठीक है। जैसे कि इनवैलिड देख लो, अगर मैं वन टोटल लिख देता हूँ तो डिजिट पहले आ रहा है तो डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है पाइथन के अंदर, ठीक है। माई डैश वार लिख दिया इन्होंने, ठीक है, ये भी गलत है। हाइफन माई हाइफन वार लिख दिया, वैर लिख दिया, ये भी वैलिड कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हाइफन है वो अलाउड नहीं है। हाइफन भी एक स्पेशल सिंबल ही है, ठीक है, सिंबल ही तो है वो भी एक, लेकिन सिंबल सिर्फ अंडरस्कोर ही अलाउड है। तो अगर माई अंडरस्कोर वार होता जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, तो वो वैलिड होता, लेकिन ये अनवैलिड है, ठीक है, सॉरी इनवैलिड है। नए नए के वर्ड्स बना रहा हूँ मैं। सो अब देखो, जैसे इफ़ है तो इफ़ रिजर्व्ड वर्ड है, इसको तुम यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड की तरह, ठीक है। जैसे एट द रेट नेम हो गया, मैंने बताया था एट द रेट होता है, एट द रेट अलाउड नहीं है पाइथन में, मतलब आइडेंटिफायर्स के लिए, मतलब वेरिएबल्स का नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो एक ये गलत है, ये परमिटेड नहीं है। वेरिएबल्स बता दिया है मैंने तुम्हें, फिर भी देख लेते हैं एक बार। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा वैल्यूज इन मेमोरी, नो नीड फॉर एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, पाइथन हैंडल्स इट ऑटोमेटिकली। देखो हमने पहले पढ़ा था डायनामिक टाइप, ठीक है, तो ये जो इसमें लिखा है ना कि एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, वो डायनामिक टाइप ही है, ठीक है। मतलब तुम्हें एक्सटर्नल खुद से, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब यूज़र, यूज़र जो बना रहा है कोड को, उसको खुद से डिक्लेयर करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है पाइथन को कि भाई उस जो भी तुम वेरिएबल लिख रहे हो उसका टाइप क्या है, ठीक है। पाइथन ऑटोमेटिकली खुद हैंडल करता है इन सब चीज़ों को, तुम्हें खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार देखो, इन्होंने डायनेमिक टाइप दोबारा यूज़ हो गया, ठीक है। वेरिएबल्स तब क्रिएट होते हैं जब हम उन्हें वैल्यू दे देते हैं। वेरिएबल्स तब तक क्रिएट नहीं होते जब तक हम उन्हें वैल्यू प्रोवाइड ना करें, सिंपल चीज़ है। एक्स तब तक एक्स, जैसे मैथ्स में तुम एक्स और वाई पढ़ते थे, एक्स तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब तक उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, है ना। अगर एक्स की कुछ वैल्यू नहीं है तो एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना भाई। अगर मैं सिंपल इक्वल्स टू 10 लिख दूँ तो वो तो गलत होगा ना, क्योंकि कुछ नाम ही नहीं है उधर, कुछ भी मैंने दिया ही नहीं है ना। तो एक वेरिएबल तभी बनता है जब उसकी वैल्यू हम उसको दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग एंड असाइनिंग वेरिएबल्स मैंने सिखा दिया तुम्हें। सिंपल वेरिएबल का नाम सोच लो, जैसे एक्स है तो विच गाइस, तो एक्स सोच लिया तुमने, वेरिएबल का नाम एक्स है तो उसमें तुमने 10 को स्टोर करना है, तो एक्स इक्वल टू 10 लिख दिया, सिंपल, ठीक है। इसमें तुम्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई अब जैसे सी है तो सी लैंग्वेज का हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर तुम्हें उसमें लिखना होता तो तुम कैसे लिखोगे, उसमें लिखोगे तुम इंट एक्स इक्वल टू 10, मतलब
एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का एक्स है जिसकी वैल्यू 10 है, ठीक है। वैसे ही नेम है, नेम एलिस है, ठीक है। नेम वेरिएबल का नाम हो गया एलिस, उसकी वैल्यू हो गई। प्राइस हो गया, प्राइस ने अपने अंदर कुछ स्टोर कर रखी है वैल्यू। सिंपल है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एक, ठीक है। ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं, तो उसमें जो इक्वल्स टू होता है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज बोलते हैं। उसका मतलब यही होता है उसका मतलब यही होता है कि इक्वल्स टू तुम वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हो, वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए, तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इक्वल्स टू को। वेरिएबल का नाम सोचो, ठीक है, उसको लिखो, इक्वल्स टू डालो, उसके बाद जो भी इसमें वैल्यू डालनी है वो लिख दो। खत्म, तुम्हारा वेरिएबल बन गया, उसमें तुमने वैल्यू डाल दी और काम तुम्हारा हो गया, क्रिएटिंग और असाइनिंग वेरिएबल्स का, ठीक है। डायनेमिक टाइपिंग मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है, तो इसको स्किप करते हैं, ठीक है। एक बार इसको तुम पढ़ सकते हो। 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग के बीच में मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया था, लेकिन एक बार समरी कर लेते हैं इसकी, एक बार हल्का सा क्विक रिमेंबर देख लेते हैं। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक टाइपिंग वो होती है जिसमें तुम्हें बताना पड़ता है कि वेरिएबल की टाइप क्या है, और डायनेमिक वो होती है जिसमें तुम्हें बताना नहीं पड़ता। जो सिस्टम होता है, जो भी लैंग्वेज है, वो खुद से ही ऑटोमेटिकली पता कर लेती है कि क्या टाइप है, ठीक है। ओके। तुम ये देख सकते हो, वैसे तो ये तुम्हारा कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं तुम्हारे लिए, कि टाइप एरर हो सकता है रन टाइम में, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है। हम अब पाइथन पढ़ रहे हैं, तो पाइथन में तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि वो डायनेमिक टाइपिंग का यूज़ करता है, और पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बस। अब पाइथन में डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप है? मैंने तुम्हें इंट बता दिया था। इंट होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर नंबर्स हो गए, वो होते हैं तुम्हारे इंट में आते हैं, जो कि, ठीक है। दूसरा आता है फ्लोट। फ्लोट में तुम्हारे डेसिमल नंबर्स हो गए, जो कि अपने अंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसमें डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल यूज आ रहा है बस, फ्रैक्शनल नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं फ्लोट। पता है कॉम्प्लेक्स, मैथ में तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा होगा, जैसे आयोटा, जिसमें आता था कि 10 प्लस बी आयोटा, 10 प्लस 20 आयोटा, है ना, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। उनकी जो टाइप होती है, डेटा टाइप होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डेटा मतलब जो तुम यूज कर रहे हो, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, और उसके टाइप, ठीक है, कि डेटा किस टाइप का है। इंटीजर टाइप है, मतलब इंट वाला है, मतलब इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं उसके अंदर। फ्लोट टाइप है, डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 2 प्लस 3 जे, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, 10 प्लस 20 आयोटा, 100 प्लस 4 1000 आयोटा, है ना। स्ट्रिंग वो होते हैं जिसमें टेक्स्ट डेटा, नॉर्मल डेटा होता है एकदम, जो डबल कोट्स के बीच में, सिंगल कोट्स के बीच में, ट्रिपल कोट्स के बीच में तुम लिख देते हो, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये एस का मतलब स्ट्रिंग होता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म होती है स्ट्रिंग को लिखने की, एस। पता है बूल, बूल मतलब बूलियन, ये सिंबल मान सकते हो तुम उसको, बूलियन का, बूल जिसको हम बोलते हैं। ये होते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, मतलब जैसे पाइथन के अंदर होता नहीं है भाई बाइनरी, ये 0 और 1 वाली, ये 0 और 1 वाली ही है बस। जो इसमें हम लोग, 0 जो है वो होता है फॉल्स और 1 होता है ट्रू, तो ये ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को स्टोर करता है अपने अंदर, मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं इसके अंदर, बस। फिर आता है नन टाइप। नन टाइप मतलब कि अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसका ये नन दे देता है, ठीक है। ये कम ही यूज होता है तुम्हारा, ये एक टाइप है बस जो तुम चेक कर सकते हो, मतलब अगर तुम खुद से किसी वैल्यू को नन नहीं बना सकते हो, वो सिस्टम से ही बन जाती है नन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप्स इन पाइथन। पाइथन के पास 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, मतलब 3 मेन जो होते हैं डेटा टाइप।
इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप ही होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया क्या होते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे a इक्वस टू 5 है तो इंटीजर टाइप, b इक्वस टू -10 इंटीजर टाइप, c इक्वस टू 3.14 है फ्लोट टाइप हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही है, d इक्वस टू -0.001 है। ठीक है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल वैल्यू इंक्लूड हो रही है, फ्लोट है। e इक्वस टू 2+3j। ठीक है, f इक्वस टू 1j कॉम्प्लेक्स है, j आ रहा है जैसे 2 प्लस इमेजिनरी और रियल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रिंट टाइप ए, ये जो टाइप फंक्शन होता है, अभी एक टाइप फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन का तुम यूज़ करते हो टाइप जानने के लिए कि भाई जो भी तुमने डेटा डाला है उसकी टाइप है क्या एक्चुअली में। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे VS कोड में देख लेते हैं भाई। जैसे इसको मैं हटा दूँ पूरे को, यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज मैं a इक्वल्स टू 10+3j। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसमें लिख देता हूँ प्रिंट, चेक करते हैं रुको, मैंने c लिख दिया, c इक्वल्स टू मैंने लिख दिया टाइप, उसके अंदर मैंने a लिख दिया। ठीक है, और c जो है वो टाइप a में जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर कर रहा है। चेक करते हैं भाई करके इसको, प्रिंट c। ठीक है, और मैंने इसको रन किया, देखो आ गया क्लास कॉम्प्लेक्स। देख पा रहे हो तुम ये? तो ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें कि क्लास कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पे। तो यही है, तुम्हें ऐसी टाइप पता चलती है। ठीक है, ये टाइप फंक्शन यूज़ किया जाता है टाइप जानने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे देख लो, प्रिंट टाइप ए किया, ए की वैल्यू 5 थी, इंटीजर टाइप आ गया। टाइप सी किया, ये फ्लोट है, फ्लोट आ गया क्लास फ्लोट। टाइप ई किया, ई की कॉम्प्लेक्स, प्रिंट ई डॉट रियल, ई डॉट रियल किया मैंने। इस अब ई डॉट रियल का क्या मतलब है, देखो अगर तुम ई डॉट रियल लिखते हो ना, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ई है ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ये, जिसमें से जो 2 है वो इसका रियल पार्ट है और जो 3j है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर तुम इसमें प्रिंट करवाते हो ई डॉट रियल, तो इसका जो रियल पार्ट होगा ना, जैसे 2 इसका रियल पार्ट है तो 2 प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। अगर तुम लिखते हो ई डॉट इमेज, इमेज आई मेक, ठीक है, IMAG ये लिखते हो तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्लैरिटी हो जाएगी तुम्हें अच्छे से। जैसे ये था, अब मैंने क्या किया कि इसको हटा देते हैं, सॉरी, ए डॉट रियल, फिर एक और रखते हैं, तो ये प्रिंट, प्रिंट ए डॉट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। इसको रन किया तो इसका देखो, इसका जो रियल पार्ट था वो हमारा 10 था और यहाँ पे क्या आया है 10, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट था हमने प्रिंट करवाया था, पहले रियल पार्ट प्रिंट करवाया फिर इमेजिनरी, तो पहले 10 आया है फिर 3, देखा। ऐसे तुम चेक कर सकते हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको तुम रीड कर सकते हो नोट्स को। इंट हैज अनलिमिटेड प्रिसीजन इन पाइथन, फ्लोट फॉलोज IEEE 754 डबल प्रिसीजन स्टैंडर्ड, कॉम्प्लेक्स यूज J not I for the imaginary unit। ठीक है, यूज टाइप फंक्शन फॉर टू वेरीफाई द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने मैथ्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा यूज़ करते थे, आई यूज़ करते थे इमेजिनरी पार्ट को दिखाने के लिए, वैसे तुम पाइथन में क्या करते हो, जे का यूज़ करते हो इमेजिनरी पार्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखो ये साफ लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम जे को यूज़ करते हैं इमेजिनरी पार्ट के लिए, ना कि आई को। ठीक है, और एक और चीज़ तुम जान लो कि जो इंट होता है ना ब्रो,
जो इंट होता है, इंटीजर टाइप जो होता है, इसमें अनलिमिटेड प्रिसीजन है, मतलब तुम इसकी कोई भी लेंथ नहीं है कि कितनी लेंथ होगी। पाइथन के अंदर तुम इसको अनलिमिटेड, मतलब 10,000 लिख दो, 10 करोड़ लिख दो, 10 मिलियन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो फ्लोट होता है ना भाई, वो डबल प्रिसीजन को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कि उसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी प्रिसाइज होती हैं, ठीक है। इसको उतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अब देखते हैं स्ट्रिंग, बूलियन और नन टाइप्स देखते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो देखो, तो स्ट्रिंग देख लेते हैं अब, ठीक है। STR सिंबल होता है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन। पहले हम समझते हैं कि भाई ये इम्यूटेबल, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि भाई स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग क्या है कि कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जो कि एनक्लोज का मतलब कि घिरा हुआ होता है कोट्स के अंदर। कोट्स के अंदर मतलब कि जैसे डबल कोट्स के अंदर एलिस लिखा है एग्जांपल में, देखो नेम इक्वल्स टू एलिस, है ना। तो वो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो एलिस जो है वो एनक्लोज्ड है डबल कोट्स के अंदर, ये है इसका मतलब कि वो घिरा हुआ है डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया। अब देखो इम्यूटेबल का क्या मतलब है। इम्यूटेबल का मतलब तुम्हें आगे पता चलेगा वैसे, जब हम स्ट्रिंग को एक्सेस करना सीखेंगे, स्ट्रिंग का यूज करना सीखेंगे तब, ठीक है। अभी तुम इतना समझो कि इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल का सिंपल मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो इम्यूटेबल का मतलब है कि तुम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते हो का क्या मतलब है? मतलब अगर मैंने किसी वेरिएबल में लिख दिया ए इक्वल्स टू गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो अब ना आगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आएंगे, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गया, तो उसमें फंक्शंस होंगे, उसमें कुछ तरीके होंगे जिससे कि तुम उनकी जो वैल्यूज है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वह इम्यूटेबल का मतलब ये है कि भाई तुम उन वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे स्ट्रिंग के अंदर गुड मॉर्निंग लिखा है, तो तुम गुड मॉर्निंग में जैसे लेटर्स हो गए, GOOD, है ना, तो इनको तुम चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब यही है कि तुम वैल्यूज को चेंज नहीं कर पाओगे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है, मतलब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते पाइथन के अंदर। एग्जाम्पल देख लो, जैसे नेम इक्वल्स टू, स्ट्रिंग के एग्जाम्पल जैसे एलिस हो गया, नेम इक्वल्स टू, ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू हेलो हो गया, है ना। ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम डबल कोट्स में डाल रहे हो, सिंगल कोट्स में डाल रहे हो, ट्रिपल कोट्स में डाल रहे हो, वो है तो एक स्ट्रिंग ही होगा वो, ठीक है। इज अंडरस्कोर वैलिड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूँ इज अंडरस्कोर वैलिड इक्वल्स टू ट्रू, तो बूलियन अगर तुम्हें ध्यान हो, या बूल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो ट्रू और फॉल्स को के लिए होता था बस। अगर मैं यहाँ पे इज अंडरस्कोर वैलिड या ए इक्वल्स टू ट्रू लिख देता हूँ ना, और मैं उसका टाइप चेक करता हूँ, तो वो मेरा बूल आएगा, ठीक है, क्योंकि बूल ही मेरा ट्रू और फॉल्स को यूज करता है, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट को नन लिख देता हूँ, ठीक है, रिजल्ट को मैं नन लिख देता हूँ, मतलब पहले से ही सिस्टम को बता दिया कि भाई रिजल्ट नन है, रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो नन का मतलब मैं अपनी अ, हाँ, नन का मतलब होता है भाई कि वैल्यू की एब्सेंस, मतलब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है इधर, ठीक है। ये नोट्स देख सकते हो तुम अब कि भाई स्ट्रिंग जो है वो स्टोर करता है टेक्स्ट डेटा को सिंगल या फिर डबल कोट्स का यूज करके, ठीक है। ट्रिपल कोट्स भी आते हैं इसके अंदर। बूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल वैल्यूज को। लॉजिकल वैल्यूज मतलब जैसे तुमने लॉजिक गेट्स अगर पढ़े हैं अभी, तो जैसे एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, और गेट होता है, तो जैसे उसमें ट्रू और फॉल्स नहीं होता कि ट्रूथ टेबल बनती है उसकी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये लॉजिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है बूलियन जो होता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स को दिखाता है। नन जो है वो एक स्पेशल टाइप होती है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि किसी वेरिएबल के पास में कोई वैल्यू नहीं है प्रेजेंट, या फिर किसी फंक्शंस के, कोई अगर फंक्शन में तुम नन का यूज करते हो तो उसका मतलब होता है कि तुम उसकी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हो, ठीक है। टाइप का हम यूज करते हैं भाई, टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है यूज टाइप फंक्शन टू वेरीफाई। क्या करने के लिए? वेरीफाई करने के लिए, डेटा टाइप वेरीफाई करने के लिए कि भाई तुमने जो भी वेरिएबल लिखा है उसका डेटा टाइप क्या है। अगर मैं लिखता हूँ, तुम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, टाइप हेलो लिख दोगे, टाइप के अंदर कुछ लिख दिया तुमने, टाइप 1 लिख दिया,
इंटीजर रिटर्न करेगा। टाइप ट्रू लिख दिया बूल आ जाएगा। टाइप टाइप नन लिख दिया तो नन टाइप आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइप चेकिंग हो गया। अभी जो टाइप फंक्शन है ना, ये एक्चुअली में बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब तुम्हें इसको इंपोर्ट करना नहीं पड़ता बाहर से। इंपोर्ट करना मतलब कि तुम्हें, इंपोर्ट मतलब कि तुम बाहर से कोई चीज़ मंगाते हो ना, वही है कि तुम पाइथन के अंदर, बाहर से पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं जो काफ़ी, मतलब एक तो होती है इनबिल्ट लाइब्रेरीज, एक होती है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ठीक है, जो तुम बाहर से इंपोर्ट करते हो जिनको तुम, ठीक है। इनबिल्ट मतलब होता है जो पाइथन में पहले से प्रेजेंट है। प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, इंट हो गया, इंट सॉरी प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, है ना। ये सब क्या है कि रेंज फंक्शन हो गया, ये सब क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस है। तो टाइप भी इनमें से एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि किसी वेरिएबल के टाइप को पता करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्लास टाइप बता देता है तुम्हें उसकी, ठीक है। और स्पेशली पाइथन में क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग है, तो उस वजह से तुम्हें वेरिएबल का जो टाइप होता है वो तुम्हें पहले से बताना नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम जानो कि सिस्टम ने, मतलब वेरीफाई करो, चेक करो कि भाई सिस्टम ने इसको इंटीजर टाइप में माना है या किस टाइप में माना है, सिस्टम ने उसको करेक्ट तो माना है कि भाई इसकी टाइप तो उसने करेक्ट ही एडमिट की है ना, कि मैंने एंटर किया है, मैंने बोल दिया कि भाई E=10 है, और सिस्टम ने अपने अंदर स्टोर कर रखा है भाई कि एक ही जो टाइप है वो है बूलियन, है ना। ये ना हो, तो वेरीफाई करने के लिए तुम चेक कर सकते हो, टाइप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। इससे तुम वेरीफाई कर लोगे कि भाई जो डेटा टाइप है वो सही तो है ना भाई, वो गलत तो नहीं हो रखा। जैसे अगर टाइप 10 है, टाइप में मैंने 10, अब जैसे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे जो टाइप फंक्शन है, इसके जो ये दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में तुम जो भी लिखोगे ना उसको हम आर्ग्यूमेंट बोल देंगे। आर्ग्यूमेंट वो होता है जो तुम फंक्शन को प्रोवाइड करते हो ताकि फंक्शन उस वैल्यू को कंसीडर करे, ठीक है। अब चाहे मैं इसको टाइप ए दे दूं और A=10 लिख दूं, तो टाइप क्या करेगा कि एक ही जो वैल्यू होगी उसको कंसीडर करेगा, है ना। तो अब चाहे तुम टाइप 10 लिख दो, तो ये यहाँ पे ये जो तुम वैल्यू टाइप को प्रोवाइड करना चाहते हो ना, वो होती तुम्हारी आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में तुम वो वैल्यू लिख देते हो, वो एज अ आर्ग्यूमेंट पास होती है उसके लिए, टाइप के लिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब एज अ वो वैल्यू टाइप पास होगी कि वो वैल्यू यूज करेगा वो। जैसे टाइप 10 हो गया, है ना, वो क्लास इंटीजर दे रहा है। टाइप 3.14 क्लास फ्लोट दे रहा है। टेक्स्ट लिख रहे हो स्ट्रिंग देगा। टाइप 2 लिख रहे हो बूलियन आ गया। टाइप नन दे दिया तुमने, ठीक है, नन टाइप आ गया। फिर टाइप के अंदर ही तुमने लिख दिया भाई कि 10+3 J कॉम्प्लेक्स दे देगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक होती है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होती है, देखो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है, एक होती है टाइप कन्वर्जन, इसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं पाइथन के अंदर। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि तुम एक वैल्यू है जिसकी टाइप पहले कुछ और थी, उसको तुम चेंज करके उसकी टाइप को कुछ और कर दे रहे हो। मतलब टू कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कि पहले मैंने लिखा था A=10, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक की, ए पहले 10 था, मतलब उसका जो ए की जो टाइप थी पहले वो 10 थी, मतलब सॉरी इंटीजर थी, ठीक है। एक ही टाइप क्या थी पहले, इंटीजर टाइप थी। मैं चाहता हूँ भाई कि अब जो एक ही टाइप है ना वो मेरी स्ट्रिंग टाइप हो जाए, तो वो कैसे होगी, है ना। वो करने के लिए तुम टाइप कन्वर्जन का यूज करते हो। मैं इंट टाइप से जो ए की जो टाइप है उसको इंट से स्ट्रिंग में बदलने के लिए टाइप कन्वर्जन का, टाइप कास्टिंग का यूज करूंगा, ठीक है। कैसे होता है देखो, अगर तुम्हें कोई भी वैल्यू की जो टाइप है वो इंट के अंदर कन्वर्ट करनी है, ठीक है, इंट के अंदर कन्वर्ट, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करनी है, तो तुम इंट फंक्शन, इंट डबल ब्रैकेट्स, ठीक है, इसको फंक्शन बोलते हैं हम। इंट फंक्शन हो गया फ्लोट, जैसे इंट के बाद में ये डबल ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है तो इसको हम बोल देंगे कि इंट फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, बूल फंक्शन है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंटीजर टाइप में रखना है, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो इंट का यूज़ कर लो। फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट का यूज़ कर लो, फ्लोट फंक्शन का यूज़ कर लो।
इसके अंदर तुम वो वैल्यू डाल दोगे। जैसे अगर मेरे को, मैं अभी तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका, लेकिन एक बार तुम समझ लो ये चीज़ अच्छे से, ठीक है? प्रैक्टिकल मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा वैसे। तो जैसे हम पढ़ रहे थे भाई डेटा टाइप्स, ठीक है? और डेटा टाइप्स के अंदर हमने टाइप कन्वर्जन देखा था। और टाइप कन्वर्जन मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर दिया है। टाइप कन्वर्जन क्या है कि जिसमें हम लोग अ, एक डेटा की जो टाइप होती है उसको एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करते हैं, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है? या फिर टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग बोल सकते हो तुम उसको, ठीक है? अब इसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी, जैसे इंट। अगर तुम्हें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो इंट का यूज़ करोगे तुम, है ना? इंट फंक्शन बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं इंट फंक्शन, ठीक है? इंट फंक्शन का यूज़ करोगे। अगर तुम्हें फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन यूज़ करोगे। फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप, है ना? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब डबल कोट्स के बीच में या सिंगल कोट्स के बीच में होता है, उसमें कन्वर्ट करना है तो str फंक्शन का यूज़ करोगे। और अगर बूलियन टाइप में कन्वर्ट करना है तो तुम यूज़ करोगे किसका? बूल का, है ना? बूल का यूज़ करोगे। एक सेकेंड देना मेरे को। इसी सो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि अगर ये इंट 42 लिखा है, ठीक है? 42। अब तुम ध्यान से देखोगे तो भाई ये दो डबल कोट्स के बीच में लिखा हुआ है, मतलब डबल कोट्स के बीच में लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये जो 42 है इधर, ये मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है? अब मैंने इंट फंक्शन यूज किया है, इंट फंक्शन के अंदर इसको लिखा है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? समझे? वैसे ही तुम इधर फ्लोट का देख सकते हो। वैसे ही तुम इधर फ्लोट का देख सकते हो। फ्लोट में इन्होंने इंटीजर टाइप दे दिया है। फ्लोट में इन्होंने इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसको यूज किया है, ठीक है? और इन्होंने फ्लोट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं? फ्लोट फंक्शन यूज करेंगे ताकि हम अगर जो डेटा टाइप है उसको चेंज करना चाहते हैं उसके अंदर, फ्लोट के अंदर, ठीक है? तो हमने फ्लोट फंक्शन यूज करते हैं उसके लिए। str फंक्शन में हमने 100 दे दिया, वो इंटीजर टाइप का है 100, है ना? तो ये उसको डबल कोट्स के बीच में लिख देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो खैर थ्योरी है, ठीक है? VS कोड के अंदर एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एंड जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है? अभी एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं कि जो वेरिएबल होता है ना, एक जैसे ए मेरा वेरिएबल है, तो ये किसी भी टाइप के डेटा टाइप को, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, बूलियन हो, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोट टाइप, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है? इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि ये सिर्फ इंटीजर टाइप को स्टोर करेगा। क्योंकि तुम खुद ही सोचो भाई कि तुम डिक्लेयर नहीं कर रहे हो उसमें पहले से, है ना? डिक्लेयर वाला टर्म टर्म में इसलिए लेके आ रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि अगर तुम डिक्लेयर कर रहे होते पहले से, मान लो तुमने इसमें लिखा होता पहले से कि इंट ए इक्वल्स टू 10, ओके? तो उसमें तुम्हें पता है कि भाई ए की वैल्यू 10 ही हो, मतलब इंटीजर ही हो सकती है, इंटीजर के अलावा कुछ कर नहीं सकते तुम, अगर तुम पहले से डिक्लेयर कर रहे हो तो, है ना? लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है। तो इसमें तुम कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हो, कोई भी डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हो एक वेरिएबल के अंदर, तुम्हें, क्योंकि तुम डिक्लेयर नहीं कर रहे पहले से। तो ये ध्यान में रखना कि एक वेरिएबल जो है वो किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है? अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म, अब जैसे हमने उधर एक एग्जांपल लिया था, जैसे ए मेरा है 10 मान लेते हैं, ठीक है? अब तो ये इधर ही मान लेते हैं कि अगर अब बी मेरा है डबल कोट्स के बीच में 10, ठीक है?
तुम मेरे को एक बार बताओ भाई कि ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसका टाइप स्ट्रिंग है, और इसका टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक करके देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तुम जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना, तुम्हें उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करते रहो, मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये इफ जो है, इफ कंडीशन जो है ना, इफ आगे आएगी, ठीक है। इफ मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिंपल में बताऊं तो इफ यूज करते हो तुम। हाँ, क्योंकि मैं इफ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एक बार इफ यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू बी, प्रिंट इक्वल, ठीक है, प्रिंट इक्वल। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये रन होता है। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। रुको रुको, एक सेकंड रुको। हमें पता कैसे लगेगा कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। एल्स प्रिंट नॉट इक्वल। अभी मैं तुम्हें बता दूंगा, समझा दूंगा कि ये एल्स और इफ का क्या मतलब होता है, ठीक है। शॉर्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले इसको रन करके देख लेते हैं। अब जैसे मैंने इसको रन किया, तो अभी तुम सिंपल देख सकते हो, इधर आया है नॉट इक्वल। क्या है, नॉट इक्वल, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। देखो, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है कि भाई ए मेरा इंटीजर टाइप है, ठीक है, और बी क्या है, मेरा स्ट्रिंग टाइप है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ऑब्वियस चीज है ये, ठीक है। स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप में जमीन आसमान का फर्क है ना भाई। अब देखो इफ क्या करता है, इफ जो है एक कंडीशन को चेक करता है। जैसे मान लेते हैं कि भाई, जैसे तुम वोट देने चाहते हो, है ना, तुम वोट देने गए। अब तुमसे वो मांगेंगे कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड, या फिर मान लो आधार कार्ड नहीं मांगते, वो तुमसे पूछते हैं भाई तेरी एज क्या है, ठीक है। तुम बताओगे कि भाई मैं हूँ 18 साल का, ठीक है। तो बोलेगा कि, वो बोलेंगे कि भाई अच्छा तुम 18 साल के हो, तुम वोट दे सकते हो, ठीक है। तो वही कंडीशन है। अब होता ये कि मान लो अगर तुम 18 साल से नीचे के होते, मान लो, सॉरी कम के होते, मान लो 17 के होते, तो वो क्या बोलते कि भाई तुम वोट नहीं दे सकते, तुम्हें तुम्हारी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कंडीशन है कि एज जो है कम से कम 18 से ऊपर होनी चाहिए, एटलीस्ट एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। वो एक कंडीशन है। तो वहां पे वो कंडीशन चेक हो रही है कि भाई तुम्हारी एज अगर 18 से ऊपर होगी तभी तुम वोट दे सकते हो। यही इफ कंडीशन करता है, ठीक है। इफ कंडीशन क्या करेगा, अब जैसे मैंने इफ में क्या लिखा, इफ पहले चेक करेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, इक्वल्स टू का मतलब होता है कि अगर बराबर है, मतलब बराबर है, दोनों दोनों एकदम इक्वल है। मतलब अगर, देखो मैं दिखाता हूँ, मान लो अगर मैंने यहाँ पे सिंपल 10 लिखा होता, सिंपल 10 लिखा होता, ठीक है। अब देखो अब क्या आएगा, क्या आ रहा है, इक्वल, इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से दिखना चाहिए ना। अब देखो ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, एक होता है सिंपल इक्वल, एक इक्वल होगा, सॉरी, एक इक्वल होगा, जैसे कि ये रहा, एक इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब हम असाइन करते हैं वैल्यू, तो इसका यूज करते हैं। एक होता है ये डबल इक्वल्स टू, जब पता हमें चेक करना है कि भाई ये एकदम इक्वल, इसका मतलब होगा एकदम इक्वल। जैसे 5 इज इक्वल टू 5, मतलब 5 मेरा एकदम 5 के बराबर है, ठीक है। मुझे एकदम पता है कि भाई 5 मेरा एकदम 5 के बराबर है, ठीक है। ये होता है इक्वल्स टू का मतलब, ठीक है। इक्वल्स टू का मतलब, ठीक है। अब मैंने लिख दिया इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। मतलब अगर मेरा ए जो है एग्जैक्टली बी के बराबर होता है, अगर मेरा ए एग्जैक्टली बी के बराबर हो जाता है, तो प्रिंट कर देना इक्वल। अब इसमें एल्स का क्या मतलब है, एल्स एल्स का ये मतलब है कि भाई अगर मेरा ए इक्वल टू बी नहीं होता है, तो इसको प्रिंट करना, ठीक है, इसको प्रिंट करना, समझे। और जब भी तुम लाइक इफ कंडीशन का यूज करते हो या एल्स का यूज करते हो, तो तुम्हें उसके एंड में एक कॉलन लगाना होता है, इसको कॉलन बोलते हैं हम, ठीक है। इसको जब तुम लगाओगे तो तुम्हें ये आइडेंटिशन मिलती है। आइडेंटिशन मतलब कि लाइक आइडेंटिशन लाइक मतलब पाइथन के अंदर ना आइडेंटिशंस होती हैं।
जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ में, ठीक है। तो अब देखो आइडेंटिशन का मतलब क्या होता है। आइडेंटिशन का मतलब है भाई कि जब तुम स्पेस ऐड कर देते हो थोड़ा सा, जैसे स्पेस दे देना। जैसे तुम किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हो तो पैराग्राफ के स्टार्ट में तुम वर्ड्स के बीच में स्पेस दे देते हो, है ना। और कभी कभी तुम सेंटेंसेस लिखते हो, जैसे तुमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसके बाद फिर तुमने एक लाइन का स्पेस दिया, फिर दूसरी लाइन लिखी। तो आइडेंटिशन का मतलब यही होता है कि पाइथन में तुम स्पेस देते हो एक कंडीशन को लिखने के बाद, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखने के बाद, ठीक है। अब जैसे ये इफ है, इफ कंडीशन मैंने लगा दी तो मैंने एक स्पेस दिया, ठीक है। अब ये स्पेस जो है ना, ये देखो यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है, ध्यान से देखो, ये पाइथन ने दिया है खुद। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिशन, ठीक है। यही है तुम्हारी आइडेंटिशन, ठीक है। जैसे नॉर्मली अगर मैं लिखता तो मैं नॉर्मली कैसे लिखता, नॉर्मली मैं सिंपल इसको ऐसे लिख देता, है ना, ऐसे। अब देखो तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, रेड लाइन में आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नॉर्मली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो आगे वाली लाइन आती है, जैसे कि अगर मैं, अब तुम टैब देते हो ना तो तुम्हें 5 का स्पेस मिलता है, या तो तुम ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो, है ना। या फिर तुम क्या करो कि डायरेक्ट टैब दे दो, एक एक टैब दे दो, तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। ओके। अब ये जो आगे वाली जो खाली स्पेस आ रही है, इसी को हम आइडेंटिशन बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें उतना अच्छे से ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है आइडेंटिशन क्या होती है, क्योंकि ये तुम्हें बाय डिफॉल्ट पाइथन दे देता है जब तुम कोड लिखते हो, ये तुम्हें खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा रिटर्न में पेपर होता है, ठीक है, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें ये जो कॉलन होगा ना, जो भी तुम्हारी कंडीशन होगी उसके जस्ट नीचे आएगा, देखो। जैसे ये मैंने एंटर किया, अब देखो इसके जस्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन के जस्ट नीचे से शुरू हो रहा है, ठीक है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब देखते हैं भाई आगे क्या पढ़ना है तुम्हारे लिए। एक बार वो टाइप कन्वर्जन वाला बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसको हटा देते हैं भाई। ये देखो, जैसे ए इक्वल्स टू मेरा है 10, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई कि इसको मैं स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट, इसी के अंदर मैंने लिख दे रहा, मैं इसी के अंदर लिख दे रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए लिख दिया इसके अंदर। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ क्या होता है। ये देखो 10, 10 आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आया भाई करने में, है ना। एक बार बी रखते हैं, बी के अंदर ये रखते हैं STRA, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं बी को। एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ मैं। हमें रुको यार, देखने दो थोड़ा सा। ना, बेसिकली बी जो है वो मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन मेरे को विजिबल नहीं हो रहा। हम चेक कैसे करेंगे, देखते हैं, देखो टाइप फंक्शन यूज करके देखते हैं। प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद मैंने लिख दिया टाइप, फिर मैंने लिख दिया बी। इसको, सॉरी, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो STR आ गया, मतलब चेंज हो गई, जो टाइप थी वो चेंज हो गई। वैसे हम दूसरों के लिए ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि एक बार मैं ऑडियो देख लेता हूँ, ऑडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। ओके, ऑडियो सही है, ठीक है। तो अब हम एक बार दूसरे टाइप्स के लिए देख लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग के लिए देख लिया हमने एक बार। अब हम देख लेते हैं भाई, फ्लोट के लिए देख लेते हैं, ठीक है। फ्लोट किया, चेक करते हैं। फ्लोट में चेंज हो गई, देखो क्लास फ्लोट में चेंज हो गई, ठीक है। बता देते हैं भाई, क्लैरिटी के लिए देखना है यहाँ पे, फ्लोट में चेंज हो गई है क्लास, मतलब टाइप, ठीक है। अब अगर मैं इसको करना चाहूँ चेंज, किस में चेंज करें अगर हम, चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, अगर ये फ्लोट में कन्वर्ट हुई है ना, उसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो 10.0,
10.0 में आ रहा है, मतलब डेसिमल में तो आ रहा है ना भाई, फ्लोट डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है। अब वैसे ही हम एक काम करते हैं भाई, इसको एक बार इसके अंदर चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करके देखते हैं क्या होता है। 10+0 जे, और क्लास की कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गई। अब एक बार नन टाइप में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो श्योर भाई, नन, नन को कैसे करते थे, नन के लिए, ओ सॉरी, हम नन को कर नहीं सकते, बूल करके देखते हैं, ठीक है, बूलियन में करके देखते हैं। बूलियन, बूल ए, अब बूल ए हो नहीं पाएगा क्योंकि एक बार इसको, क्योंकि 10 ना, 10 के लिए भी ट्राई करेंगे, पहले एक बार 1 के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 जो है वो मेरा ट्रू होता है और फॉल्स होता है मेरा जीरो, बाइनरी वैल्यू में देखें तो, क्योंकि बूल जो है वो बाइनरी में ही एक तरह से स्टोर करता है। ट्रू और फॉल्स होता है एक्चुअली में, ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब जीरो। अब इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्रू कह देगा, ट्रू हुआ, और क्लास इसकी बूल में चेंज हो गई। अब एक बार तुम्हारे लिए, एक और बार हम इसको 10 के लिए चेक करते हैं कि 10 के लिए क्या रिटर्न करेगा ये। तो 10 के लिए क्या रिटर्न किया, 10 के लिए भी ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 10 के लिए भी ट्रू ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 100, 100 के लिए देखें, ऐसे तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसने ट्रू रिटर्न किया है। आई थिंक ये जो फर्स्ट है ना, इसको कंसिडर कर रहा है, ठीक है। ये जो 1 है इसको कंसिडर कर रहा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हमने लगभग सारे डेटा टाइप्स तो कवर कर ही लिए हैं, ठीक है। ये मतलब बेसिक और कुछ मेन कोर जिनको बोलते हैं, जो पाइथन के अंदर होते हैं, वो है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया था मैंने कि भाई वेरिएबल्स जो है वो किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इधर देख लो तुम, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गई, फ्लोट, बूलियन, नन टाइप, मतलब मल्टीपल, कोई भी यूज, कोई भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है वेरिएबल, ठीक है। अब देख लो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है भाई, कीवर्ड्स को देख लो। कीवर्ड्स में तुम एक, देखो रूल क्या था, कीवर्ड को तुम, कीवर्ड को तुम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे इफ इक्वस टू 5 कर दिया हमने, उधर इफ इक्वस टू 10 किया था, तो वो पॉसिबल नहीं था, सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि इफ क्या है भाई, इफ क्या है, वेट बाय प्रिंसिपल, चेक कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब जो कीवर्ड क्या है वो मेरे फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। तो तुम उसको एज आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मीनिंग है ना, जो मतलब है वो फिक्स्ड है पाइथन के अंदर। जैसे हमने उधर किया, क्या क्या किया था, इफ को 10 में कन्वर्ट, इफ इक्वल्स टू 10 कर दिया था, ठीक है। इफ इक्वल्स टू 10 कर दिया था, तुम कंफ्यूज मत हो तो ना, इफ इक्वल्स टू 10 कर दिया था, तो उधर हमें सिंटेक्स एरर आया था। क्यों आया था, क्योंकि इफ कीवर्ड है। अब आगे देखो, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देखो, मतलब आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, क्या क्या रूल्स थे वो देखो। फर्स्ट रूल था कि उसको तुम, आइडेंटिफायर को तुम किसी भी जो तुम्हें, मतलब नॉट टू अलाउ, जो अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर्स के अंदर लिखने के लिए, मतलब जो नॉट अलाउड है, ठीक है, वो बताता हूँ पहले। नॉट अलाउड में फर्स्ट पॉइंट कि तुम उसको किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि तुम कोई भी स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। इसको छोड़ के लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं इधर अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, प्रिंट ए, ओके। तो रन करके देखो, तो अंडरस्कोर ए, सॉरी, एक्चुअली वेट मैम, नहीं,
अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो तुम, अंडरस्कोर को तुम यूज कर सकते हो स्पेशल सिंबल की तरह, ठीक है। यही सिर्फ स्पेशल, ऐसा स्पेशल सिंबल है जो पाइथन में अलाउड है, ठीक है। इसलिए जब मैं देखो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? नेम ए इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन अंडरस्कोर ए। सॉरी, मेरी गलती थी भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए लिखा था, प्रिंट ए किया था मैंने, ठीक है। अंडरस्कोर से तुम स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेट्स चेक, एंड आ गया, मतलब अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आगे देखते हैं कि, और हाँ, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो डिजिट वाला भी चेक कर लेते हैं भाई। मैंने लिख दिया इधर 1A, सॉरी 1, मैंने इधर प्रिंट कर दिया 1A, ठीक है। रन किया, क्या आ रहा है देखो, सिंटेक्स एरर, डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इधर लिखता A1, सपोज मैं इधर लिखता A1, ठीक है, A1, और फिर मैं इधर लिख देता A1, ठीक है, इधर लिख देता मैं A1। अब मैं इसको रन करता, क्या आ रहा है देखो, 10, क्या आ रहा है 10, मतलब ये अलाउड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? एक और बात ध्यान रखना, जब तुम ऐड करते हो ना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब तुम ऐड करते हो, मान लो भाई कि ए इक्वल्स टू मेरा, एक्स ले लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू मेरा है 10, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू क्या है मेरा, 10। अब जो वाई है वो है मेरा इक्वल्स टू स्ट्रिंग 10, मतलब 10, स्ट्रिंग में 10, मतलब 10 की जो स्ट्रिंग फॉर्म होती है वो, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो भाई कि तुम एक्स प्लस वाई प्रिंट करवा दो, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्रिंट करवा दो, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। टाइपो, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस दिस इज दिस, ठीक है। इसको ज्यादा उसमें मत लो, मतलब तुमकी ये हार्ड है। टाइप एरर का मतलब ये है कि, ध्यान से देखो तुम, ये स्ट्रिंग, सॉरी, ये स्ट्रिंग टाइप का है वाई, ये इंटीजर टाइप का है। अब तुम एक स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप वाले को कैसे ऐड कर दोगे भाई? नहीं ऐड कर सकते, ठीक है, नहीं ऐड कर सकते हो तुम, समझे। तो जब भी टाइप डिफरेंट होते हैं ना भाई, पहले तुम्हें क्या करना है कि जैसे इनमें से किसी भी एक को उसके दूसरे के टाइप में कन्वर्ट कर लो। जैसे वाई इक्वल्स टू मेरा स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे करेंगे? इंट फंक्शन का यूज करके, ठीक है, बस। सेकेंड, अब सही है। अब अगर तुम ऐड करोगे तो क्या होगा देखते हैं। ऐड हो गया, देखा। तो हम क्या करते हैं भाई कि हम इनमें से किसी भी एक को दूसरे वेरिएबल के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि ऐड हो सके, ताकि सेम डेटा टाइप हो जाए, सेम टाइप हो जाए दोनों का, जिस वजह से दोनों ऐड हो पाएंगे। अगर दोनों का चाहे 1000 वेरिएबल ले लो, अगर उन 1000 वेरिएबल का जो टाइप है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है, तो वो ऐड हो ही नहीं सकते भाई, ऐड नहीं होंगे, वो एरर दे देंगे तुम्हें, उस एरर को हम बोलेंगे टाइप एरर, ठीक है। एक ये चीज थोड़ी ध्यान में रखने वाली थी। दूसरा पॉइंट आ जाता है भाई हमारा, ठीक है, लेक्चर 2 की समरी देख लो। समरी क्या है? टोकन क्या है? टोकन जो है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है पाइथन सोर्स कोड की, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट बोल सकते हो किसी सोर्स कोड की। लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं पाइथन के, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया पाइथन का, उसको टोकन बोल सकते हो तुम, ठीक है। टोकन के टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर्स होता है, लिटरल होता है, डेलिमीटर्स होता है ना। जिसमें कीवर्ड क्या है, फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनको तुम रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोल सकते हो, जिनका जो मीनिंग है वो फिक्स्ड है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते, उसको तुम रीडिफाइन नहीं कर सकते। रीडिफाइन का मतलब ये है कि भाई, अब अगर इफ की वैल्यू, जैसे पाइथन में देखो, ट्रू क्या होता है देखो, ट्रू, ट्रू पाइथन का
कीवर्ड है, ठीक है। ये देखो ब्लू में आ गया ना ये, तो ये पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, पहले से ही 1 होती है, ठीक है, पहले से ही 1 होती है। तो मैं अगर इसको 2 लिखने की कोशिश करूंगा ना ब्रो, और इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं, ठीक है। प्रिंट। अब अगर ये चल जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि भाई मैंने ट्रू गलत लिखा है, मतलब या तो इसमें छोटा वाला ट्रू फॉलो किया जाता है, सॉरी स्लॉग ऑन है, ट्रू, ठीक है। अब ये देखो इसमें छोटा वाला ट्रू वेरिएबल की तरह आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बड़ा वाला ट्रू लिखता हूँ तो वो कैसे आ रहा है देखो, अब एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है, ट्रू, ट्रू इक्वल्स टू ट्रू। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई हम असाइन नहीं कर सकते ट्रू को वैल्यू, क्योंकि ट्रू जो है वो एक कीवर्ड है। तो रीडिफाइन का मतलब यही है कि भाई तुम ट्रू की वैल्यू पहले से ही जो है वो पाइथन के अंदर फिक्स्ड है, तो तुम क्या कर रहे हो कि ट्रू की वैल्यू चेंज करने की, रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम रीडिफाइन, ठीक है। तो ये तुम नहीं कर सकते हो कीवर्ड के साथ में, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़े तो भाई उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिफायर्स पढ़े थे। आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल्स के नेम होते हैं। वेरिएबल क्या होता है भाई, कि वेरिएबल वो होते हैं जो अपने अंदर कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू 10, तो ए अपने अंदर 10 को स्टोर कर रहा है, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा था, लिटरल। लिटरल लिटरल क्या होते हैं, कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज जिनकी जो ऐसे वेरिएबल्स या फिर ऐसे सॉरी ऐसी वैल्यूज जो फिक्स्ड हैं, ठीक है, मतलब जिनकी जो जो कांस्टेंट्स होते हैं, बेसिकली कांस्टेंट्स फिक्स्ड वैल्यूज, ठीक है। जैसे 5, हेलो वर्ल्ड, ये सब फिक्स्ड है भाई, ये चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरा है भाई अपना, फिर लास्ट में हमने पढ़ा था डेलीमीटर। डेलीमीटर कौन से होते हैं, जो स्ट्रक्चर कोड को अपने अंदर स्ट्रक्चर कोड को फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर कोड को यूज करते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे डेलीमीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देखो समरी में तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, वेरिएबल्स आर डायनेमिकली टाइप्ड, मतलब टाइप जो है हमें रन टाइम पे डिटरमाइन हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है, रन टाइम मतलब जब तुम कोड को रन करते हो ना, तो उस टाइम को, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम को जब तुम्हारा कोड रन हो रहा है उसको बोलते हैं रन टाइम, ठीक है। पाइथन के जो कोर डेटा टाइप्स थे वो हमने पढ़े, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, नन, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टाइप फंक्शन यूज़ करना सीखा फिर हमने, ठीक है। टाइप फंक्शन वेरीफाई करने के लिए कि भाई टाइप क्या है एक्चुअली में वेरिएबल की। उसके बाद हमने सीखा कि अगर टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या थी भाई, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोल लो, क्या थी कि जब हम अ, एक वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उसको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, तब उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग, ठीक है। फिर वो हमने देखा कि भाई अगर हमें इंटीजर में चेंज करना है तो हम इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, फ्लोट में चेंज करना है तो फ्लोट फंक्शन का यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग में करना है तो स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे, बूलियन में करना है तो BOOL फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमें कॉम्प्लेक्स में करना है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो लेक्चर है ये हमारा एंड हो चुका है। थैंक यू भाई।